सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपने थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने कौन से टॉपिक के संग स्टार्ट करेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईसॉप। तो ईसॉप का फुल फॉर्म क्या हो गया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहाँ पे क्या लिखा था, चलो आओ देखते हैं अपने। एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम। तो ये क्या है? ये एक स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम में क्या होता है? अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एम्प्लॉय है, कंपनी का जो एम्प्लॉय है इज गिवन अ राइट, उसको राइट दिया जाता है। क्या चीज का राइट दिया जाता है देखते हैं। टू परचेज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इट शेयर्स एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस, यूजुअली बिलो द मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? ये एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज लोग को राइट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राइट दिया जाता है कि वो लोग नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस से कम में उन लोगों को मिल जाता है एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस दैट इज यूजुअली बिलो द मार्केट प्राइस। मार्केट में मान लो 2000 रुपए में बिक रहा है, लेकिन उन लोगों को 1500 में दे दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या है, मेरा कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है। उन लोगों को क्यों दिया जाता है? ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, है ना, ताकि वो लोग रिटेन करें मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, ये सब एडेड बेनिफिट्स हो गया, इंसेंटिव्स हो गया। अच्छा, ओनली दोज एम्प्लॉयज आर गिवन दिस राइट, उन्हीं एम्प्लॉयज लोगों को ये राइट दिया जाता है who fulfill the specified eligibility conditions, example minimum period of service in a company। ये नहीं कि नया एम्प्लॉय लोग को दे दिया जाएगा। मान लो कि इन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि जो 4 साल 5 साल काम कर लिया, हाँ, जो 4 4 5 साल काम कर लिया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या है, उसको इंसेंटिव के तौर में हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे देंगे, है ना। उसको मार्केट प्राइस से कम में हम लोग शेयर्स इशू कर देंगे ताकि उसको भी बेनिफिट हो। द एम्प्लॉइज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो ऐसा एम्प्लॉइज लोग जो ये स्कीम को ले रहा है, अवेल कर रहा है, मे बी अलाउड टू पे द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। वो लोग से हो सकता है कि कंपनी एक बार में पैसा नहीं ले रहा है, टुकड़ा टुकड़ा में पैसा ले रहा है, और बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम हिज या हर मंथली सैलरी। या फिर उन लोगों को बोल दिया जाएगा कि जैसे कि आप लोग का क्या है, मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, आप लोग हम लोग मंथली सैलरी से क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना काटते जाएंगे, ताकि आप लोग का शेयर्स का पैसा पूरा सलट जाए। समझ में आया? तो ये सब आपका फुल फॉर्म बताओ क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस प्लान में क्या किया जाता है? एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज लोग को ऑफर दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि इन लोग कंपनी का शेयर्स को खरीद सकता है मार्केट प्राइस से कम में। अच्छा, किस एम्प्लॉइज लोगों को ये राइट दिया जाता है? जो क्या कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस का यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया? मिनिमम पीरियड्स ऑफ सर्विस इन अ कंपनी, कि उसको एक टाइम पीरियड हो गया होना चाहिए, कि उसको 2 साल या 3 साल हो गया होना चाहिए। नया नया एम्प्लॉइज लोगों को नहीं दिया जा रहा है। द एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज लोग जो इस ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है? वो लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी मनी को पे कर सकते हैं, या फिर उन लोग के सैलरी, मंथली सैलरी में से भी वो अमाउंट डिडक्शन कर दिया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये अपना मीनिंग था। इसका कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है, तो देख लेते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या लिखा हुआ है। दिस स्कीम कैन लिंक कंपेंसेशन पैकेज क्लोजली टू परफॉर्मेंस। तो ये उनको भी दिया जाता है जो लोग क्या है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपेंसेशन के तौर पे उन लोगों को भी दे दिया जाता है। समझ में? कि इससे क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज लोग का मन करेगा ना कि हम लोग भी अच्छा से परफॉर्म करें, ताकि हम लोग को कंपनी का शेयर्स मिल जाएगा कम दाम में। The scheme enables the companies to retain efficient employees with the company, thereby reducing employee turnover। Employee turnover क्या होता है? जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, है ना, एक साल में क्या है, एम्प्लॉइज लोग बहुत ज्यादा छोड़ छोड़ के चला जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी को प्रॉब्लम फेस होता है, प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है। तो वो क्या, कंपनी क्या करता है, एम्प्लॉइज को रिटेन करने का कोशिश करता है, लेकिन वो रिटेन करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉइज को राइट दे रहा है कि आप मेरा कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस से कम में ले सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ द स्कीम इनेबल्स द कंपनीज टू रिटेन एफिशिएंट एम्प्लॉइज विद द कंपनी। तो इससे क्या होगा, जो अच्छा अच्छा एम्प्लॉइज लोग रहेगा, जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज लोग रहेगा, वो लोग क्या है, मेरे कंपनी में रिटेन करेगा, बिकॉज उन लोग को ये इंसेंटिव के तौर पे मिल रहा है। थर्ड, इट इनकरेजेस द एम्प्लॉइज टू वर्क इवन बेटर। तो ये क्या है, ये जो स्कीम है, ये एम्प्लॉइज लोग को इंकरेज कर रहा है। क्या चीज में इंकरेज कर रहा है? ताकि वो लोग काम और अच्छे से परफॉर्म करें। उसके बाद क्या लिखा है, इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉइज। तो आज अगर शेयर्स मिल रहा है, तो इन लोगों को भी तो कंपनी का ओनरशिप मिल रहा है ना, तो इन लोग के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हम लोग को और अच्छे से काम करना है,
ताकि कंपनी को मेरे ऊपर और ज्यादा भरोसा हो। दिस स्कीम बूस्ट मोरल एंड टीम एफर्ट अमंग एम्प्लॉइज। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है एम्प्लॉइज लोग का। When the market price of the company share rise, the employee can become a millionaire. तो आज वो खरीदा है 2000 रुपए में, लेकिन अगर समझो उसका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है और अगर उस एम्प्लॉय को जरूरत है पैसा का, तो वो क्या कर सकता है, उसको बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकता है ना। तो उसको प्रॉफिट्स का भी हिस्सा मिल जाएगा, प्रॉफिट्स का भी पार्ट मिल जाएगा। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा ही उसको मिल रहा है यहाँ। तो यहाँ पे तो मिलियनर ऐसे ही लिखा है, लेकिन जो बोलने का मतलब है कि उसको ज्यादा ही मिलेगा। उसको तो बेनिफिट ही होता है, बन सकता है हाँ। ठीक है, ये मेरिट समझ में आया। तो अपने क्या क्या पढ़े बताओ, पहले मेरे को वापस से बताओ, बात नहीं, ईसॉप का फुल फॉर्म बताओ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये स्कीम किसके लिए है, कंपनी का एम्प्लॉइज लोग के लिए है। इन लोगों को क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है। क्या चीज का राइट, कि इन लोग कंपनी का शेयर खरीद सकता है एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस। स्टिपुलेटेड मतलब यूजुअली बिलो द मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज एम्प्लॉइज आर गिवन दिस राइट। कौन से एम्प्लॉइज लोगों को ये राइट दिया जाता है, जो क्या करता है, स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करता है। और इन लोग पेमेंट कैसे कर सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकता है, या फिर इन लोग के मंथली सैलरी से भी वो अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा। उसके बाद अपने मेरिट्स में क्या देखे, ये कंपेंसेशन के जैसे एक्ट करेगा, है ना। दूसरा, ये एफिशिएंट एम्प्लॉइज लोग को रिटेन करने के लिए ये स्कीम निकाला जाता है। थर्ड, अपने क्या करे, ये एम्प्लॉइज लोग को क्या करता है, इनकरेज करता है टू वर्क इवन बेटर। उसके बाद इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप, है ना, शेयर्स मिल रहे हैं उन लोगों को। फिर क्या है, मोरल बूस्ट अप हो रहा है उन लोग का। और अगर कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो एम्प्लॉय क्या है, मिलियनेयर बन सकता है, बिकॉज उन लोग को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। चलो ठीक है, अब लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या लिखा हुआ है, दिस स्कीम कैन बी यूज्ड ओनली बाय प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो ये स्कीम कौन यूज कर सकता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही ये स्कीम को यूज कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पे वो एम्प्लॉइज लोगों को क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस से कम में दे रहे हैं। तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वही इस चीज को अफोर्ड कर पाएगा। दूसरा, फॉलिंग शेयर प्राइसेस रिजल्ट इन लॉस टू एम्प्लॉइज। आज अगर एम्प्लॉय को मिला है 15 रुपया में, मार्केट प्राइस था 20 रुपया, लेकिन उसको मिला है 15 रुपए में, लेकिन और भी मार्केट प्राइस उसका घट गया, मान लो 12 रुपया हो गया, तो एम्प्लॉय को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसका लॉस और हो गया। तो वही चीज है, फॉलिंग शेयर प्राइसेस रिजल्ट इन लॉस टू एम्प्लॉइज। ठीक है, फिर क्या लिखा है, unsound stock market conditions can cause inconvenience to employees in encashing their investment। unsound मतलब प्रॉपर नहीं है। देखो, नंबर 2 और नंबर 3 वाला जो बुलेट है वो अल्टीमेटली सेम ही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट का कंडीशन खराब है, स्टॉक मार्केट का कंडीशन खराब मतलब क्या होता है, प्राइसेस गिर रहा है ना। तो जब प्राइसेस गिर रहा है तो उन लोगों को क्या मन करेगा बेचने का, उन लोग उसको बेच ही नहीं पाएगा। उन लोग तो स्टक हो गया कि भाई हम लोग क्या करें अभी बेच के, मेरे को तो मुनाफा हो ही नहीं रहा है, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे तो उल्टा मेरे को नुकसान दिखा रहा है। तो वही चीज है, तो जब स्टॉक मार्केट के कंडीशंस खराब रहते हैं तो वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कोई फायदा नहीं है कैश में कन्वर्ट करवा के। फिर क्या बोल रहा है अपने को, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन अर्न एक्विजिशन ऑफ फेवरेटिज्म। अब मान लो कंपनीज का क्या है, मेल एम्प्लॉयज लोग भी है, फीमेल एम्प्लॉयज लोग भी है। अब फीमेल एम्प्लॉयज लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है, तो मेल एम्प्लॉयज लोग को लग रहा है कि भाई इन लोगों को तो क्या है, अच्छे दाम में मिल जा रहा है। इन लोगों को फेवरेटिज्म वाला चक्कर हो गया कि लड़की है तो इन लोगों को दिया जा रहा है शेयर्स, क्या पता कंपनी इन लोगों को ज्यादा शेयर्स दे रहा हो। हाँ, तो फिर क्या है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट वाला चीज नहीं है ना, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट वाला चीज नहीं है। क्या उन लोगों को पता है क्या कि लड़की लोगों को कितना दिया जा रहा है, कंपनी थोड़ी ना सबको बताएगा कि तुमको इतना शेयर दे रहे हैं, फीमेल वाली जो एम्प्लॉय उसको इतना शेयर दे रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है यहाँ पे, समझ में आया, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसीलिए क्या है, फिर लोगों को लग सकता है कि भाई वो हो सकता है अच्छा कर रही है तो कंपनी उसको ज्यादा दे रहा है, हो सकता है कंपनी उसको कम दाम में दे रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकता है एम्प्लॉयज के बीच में। इसीलिए तो लिखा हुआ है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही करेगा, बड़ा बड़ा कंपनीज ही करेगा, नॉर्मल कंपनीज नहीं कर पा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई चीज। नहीं बात, हाँ, चलो ठीक है।
तो वो लोग यहाँ पे सारा एम्प्लॉयज लोग को नहीं देता है, उसी एम्प्लॉयज लोग को देता है जो लोग एफिशिएंट है, समझा, ताकि उन लोग को वो रिटेन कर सके। और जिनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, जो पुराना टाइप का हो गया था, हम चाहते हैं कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रहे, वो चला नहीं जाए मेरे को छोड़ के, इसीलिए क्या है, हम उसको रिटेन करने के लिए ये स्कीम ऑफर कर रहे हैं कि भाई तुम ले लो, इससे तुमको बेनिफिट होगा फ्यूचर में। तो वो चीज समझ में आया। चलो अब बोनस शेयर्स देखो, बोनस शेयर्स का दूसरा नाम क्या है, बोनस इशू। अब हम ये तुम लोग को समझाते हैं। पहले तो बोनस शेयर्स क्या होता है, बोनस शेयर्स का दूसरा नाम क्या है, बोनस इशू। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है जिसके पास क्या है, प्रॉफिट्स है, जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट्स का एक पार्ट किसको देता है, अपने शेयर होल्डर्स को देता है, अपने शेयर होल्डर्स को देता है, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में देता है वो, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। वो डिविडेंड्स के फॉर्म में क्या करता है, अपने अपना कंपनी का प्रॉफिट्स को बांट रहा है, ठीक है, अपना कंपनी का प्रॉफिट्स को वो बांट रहा है अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। और जो पार्ट बच जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपने पास रख रहा है, वो अपने पास रख रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। हम वापस से तुम लोगों को समझा रहे हैं, कंपनी का क्या है, कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करता है, प्रॉफिट का एक पार्ट क्या करता है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है, किसके फॉर्म में देता है वो, डिविडेंड्स के फॉर्म में। और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है, जो बचा हुआ पैसा है वो क्या करता है, वो अपने पास रख लेता है, उस पैसा को अपने क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब मान लो कंपनी का प्रॉफिट्स ईयर बाय ईयर, कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अगर मेरा कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ने लग जाएगा। अब वो देख रहा है कि उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो गया है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो गया उसके पास, अच्छा हो गया है, तो वो पैसा को क्या करता है ना, वो पैसा को शेयर्स में कन्वर्ट करके, वो पैसा को क्या करता है, वो शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। क्या करता है वो, उस पैसा को शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। पता है इस शेयर्स को क्या बोलते हैं, इस शेयर्स को बोलते हैं बोनस शेयर्स। इस शेयर्स को क्या बोलते हैं अपने, बोनस शेयर्स। आज ये नॉर्मल सा बात है ना, कि अगर एक कंपनी है, यहाँ पे कंपनी है, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स लोग को क्या कर रहा है, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स लोग को फ्री में शेयर्स दे रहा है तो क्या होगा, फ्री में शेयर्स देगा तो क्या होगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इन लोगों को। और अगर ये फ्री शेयर से इन लोगों को प्रॉफिट हो जाए, ये फ्री शेयर से क्या हो जाए, इन लोगों को प्रॉफिट हो जाए, तब तो क्या है, इन लोग डांस ही करने लग जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। तो यहाँ पे वही तुम लोग को समझा रहे हैं, देखो क्या है, अगर एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट्स का एक पार्ट तो क्या करता है, अपने शेयर होल्डर्स लोग को दे देता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है। अब मान लो ईयर बाय ईयर कंपनी का अगर प्रॉफिट वो अर्न करता ही जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट्स तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ रहा है। तो जब उसको लगने लग जाता है कि मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया है, अब उसको लगने लगा कि उसका रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो गया, तब उसको क्या करेगा, वो शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने शेयर होल्डर्स लोग को बांट देता है वो शेयर्स। इस शेयर्स को अपने क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स कंपनी कब इशू करता है, जब उसको लगता है कि उसका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जब उसको लगता है कि उसका रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो गया है, वो उस पैसा को शेयर्स में कन्वर्ट करके बोनस शेयर्स अपना शेयर होल्डर्स लोग को दे देता है। अब ये जो बोनस शेयर्स है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बोनस शेयर्स क्या है, उसके बदले वो अपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेता है, वो क्या है, फ्री में दे रहा है। वो क्या करता है, बोनस शेयर्स को फ्री में दे रहा है। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, बोनस शेयर्स जो है ना, बोनस शेयर्स जो है वो कंपनी कैसे देता है, देखो बोनस शेयर्स कंपनी कैसे देता है, एक चीज देख लो, ये कंपनी था अपना, और ये अपना शेयर होल्डर्स था,
ये अपना शेयर होल्डर्स है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। वो क्या करता है ना, रेशियो में डिक्लेयर करता है। वो क्या करता है, बोनस शेयर्स रेशियो में डिक्लेयर करता है। मान लो वो बोनस शेयर्स का रेशियो डिक्लेयर किया है 3:1। क्या डिक्लेयर किया है, 3:1। इसका मतलब पता है क्या है, हम बता रहे हैं, जिसके पास एक शेयर है, जिसके पास कंपनी का एक शेयर है, उसको 3 शेयर रुको हम यहाँ पे बना रहे हैं, 3 शेयर फ्री में देगा। 3 शेयर क्या करेगा, वो फ्री में देगा। इसका मतलब 3:1 का मतलब ये हो गया, कम शेयर होल्डर के पास अगर एक शेयर है तो उसको बदले में कितना शेयर फ्री में मिलेगा, 3 शेयर फ्री में मिलेगी। यस, 1 अगेंस्ट 3 अगेंस्ट 1 नहीं बोल सकते हैं। अगर शेयर होल्डर के पास एक शेयर है कंपनी का, तो उसको कितना शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक चीज अगर हम देखो, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा तुम लोग को बता देते हैं, लेकिन ये तुम लोग के लेवल में है नहीं, जानना है तुम लोग को, जानना है। चलो, बोनस शेयर्स इश्यू करने से क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं आता है। बोनस शेयर्स इश्यू करने में इन्वेस्टमेंट में नो चेंज, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, नो चेंज। उल्टा उसका प्राइस जो है ना, अभी जो करंट प्राइस मेरा चल रहा है, वो जिस रेशियो से बोनस शेयर्स इशू किया है ना, उल्टा उतना से उसका प्राइस गिर जाता है। वो जिस रेशियो में बोनस शेयर्स इशू किया है, जो करंट उसका प्राइस है, उतना से उसका प्राइस गिर जाता है। अब चलो अपने एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। अभी हम तुम लोग को बताते हैं, ये अपना कंपनी था, ये तुम लोग का कंपनी था, और ये शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है। मेरा प्राइस कितना है, शेयर प्राइस है, मैंने एक शेयर का दाम है मान लो 2,000 रुपया। कितना है, 2,000 रुपया। और मेरे पास कितना शेयर था इस कंपनी का, 100 शेयर। कितना शेयर था, 100 शेयर था। ठीक है, कंपनी क्या किया, बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया है। कंपनी क्या किया, बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया। कितना, 4:1, 4:1। और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी में, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 शेयर है, एक शेयर का दाम 200 रुपया, तो कितना हो गया, 2,000। शेयर का प्राइस, एक शेयर का दाम 2,000 रुपया है, और मेरे पास इस कंपनी का कितना शेयर है, 100 शेयर है, तो 2,000 into 100 कितना होता है, 2 लाख। अच्छा, बोनस शेयर्स कितना डिक्लेयर किया है, ये 4:1। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिसके पास एक शेयर है उसको कितना शेयर फ्री में मिलेगा, उसको 4 शेयर फ्री में मिलेगा। ये शेयर 1, शेयर 2, शेयर 3 और शेयर 4, उसको 4 शेयर फ्री में मिलेगा। तो देखो, मेरे पास कंपनी का कितना शेयर था, 100 शेयर था, और जिसके पास एक शेयर है उसको 4 शेयर फ्री में मिलेगा। तो मेरे पास 100 शेयर है, मेरे को कितना शेयर मिलेगा, 400 शेयर मिलेगा। 400 शेयर मिलेगा ना मेरे को। अच्छा, अब मेरे पास टोटल कितना शेयर हो गया, 500 शेयर। अब मेरे पास टोटल कितना शेयर हो गया, 500 शेयर हो गया। तो मैंने बोनस शेयर्स के कारण मेरा 5 गुना हो गया शेयर मेरे पास। बोनस शेयर्स के कारण कितना हो गया, 5 गुना हो गया मेरे पास शेयर्स। हम तुम लोग को क्या बोले थे, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है बोनस शेयर्स इशू करने के कारण। और जो मेरा प्राइस है, जो मेरा शेयर प्राइस है, वो भी क्या है, उतना से गिर जाएगा। अब मेरे पास 5 गुना हो गया ना शेयर्स, तो 5 गुना क्या होगा, प्राइस गिर जाता है। तो 5 गुना कितना हो गया, मेरा शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 2,000 डिवाइडेड बाई 5 इज 400 रुपीज। अब मेरा शेयर का प्राइस क्या हो गया, 400 रुपीज। तो देखो, अब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर अब हम कैलकुलेट करें, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा शेयर का प्राइस अब कितना हो गया, 400, और मेरे पास कितना शेयर है अब टोटल, 500, कितना हो रहा है, 2 लाख। तो क्या इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, क्या इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, जब 2,000 था तभी भी 2 लाख था मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, और अब बोनस शेयर्स को इश्यू करने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख रुपया। समझ में आया, लेकिन वैल्यूएशन कम हो गया। देखो क्या होता है ना, जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स लोग है, बोनस शेयर्स कंपनी को इश्यू करना पड़ता है। बोनस शेयर्स अगर कंपनी इश्यू करता है ना, तो ये कंपनी अच्छा माना जाता है, एक स्टार लग जाता है उसके ऊपर, यस, गुडविल के लिए भी। जब कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करता है तो क्या होता है, उसका इज्जत बढ़ जाता है। क्या होता है, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उसका शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लो ये जो अभी 400 रुपए हुआ है ना, कहाँ गया, सॉरी, ये जो 400 रुपए हुआ है ना,
ये धीरे धीरे 500 रुपया हो जाएगा या फिर 600 रुपया हो जाएगा, लेकिन 1-2 साल लगता है इस प्राइस को बढ़ने में। तो देखो 1 साल बाद अगर आफ्टर 1 ईयर का आपने बात करें, अगर अपने आफ्टर 1 ईयर का बात करें तो उसके पास कितना शेयर्स था, 500 शेयर्स था, और कितना हो गया, मान लो अब 400 से बढ़ के 500 रुपया हो गया, तो अब कितना हो गया, 2,50,000। तो 1 साल के अंदर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और देखो बोनस शेयर इश्यू करने से क्या होता है, पहले शेयर प्राइस कितना था मेरा, पहले शेयर प्राइस कितना था 2,000, लेकिन बोनस शेयर्स को इश्यू करने के बाद मेरा वैल्यू कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। हाँ, तो देखो अब जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स लोग है, जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स लोग है, जो लोग 2,000 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो लोग 400 रुपया तो अफोर्ड कर पाएगा, तो वो लोग भी क्या है, अब मेरा इन्वेस्टर बन सकता है, वो लोग भी मेरा अब शेयर्स खरीद सकता है। इनडायरेक्टली अच्छा होता है, विद टाइम देना चाहिए, कंपनी इसीलिए बोनस शेयर डिक्लेयर करता है। एक बार तो तुम्हारा थोड़ा वैल्यू गिरेगा, लेकिन विद टाइम वो बढ़ने लग जाता है, तुम्हारा इन्वेस्टर्स और आने लग जाता है तुम्हारे पास। तो ये बहुत ब्रॉड चीज है जो कि हम तुम लोग को आगे जाके समझाए हैं, ये तुम लोग के लेवल में अभी इतना है नहीं, तुम लोग के लेवल में बस इतना ही है। बोनस शेयर्स क्या होता है, ऐसा शेयर जो कंपनी क्या करता है, अगर कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो उसको शेयर में कन्वर्ट करके अपना शेयर होल्डर्स लोग को फ्री में बांट देता है ताकि उसका गुडविल क्रिएट हो, बस दैट्स इट। तुम लोग के लेवल में अभी इतना ही है, ये तो हम बहुत आगे जाके तुम लोग को समझा दिए, इतना भी तुम लोग के लेवल में है ही नहीं। क्लियर हुआ, समझ में आया बोनस शेयर्स वाला चीज। तो बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रहा है तो क्या शेयर होल्डर से पैसा लेगा, नहीं, पैसा नहीं लेगा। चलो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, sometimes a company may have, ध्यान दो, sometimes a company may have large undistributed profits, undistributed profits मतलब retained earnings, कंपनी के पास कभी कभी बहुत ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है, which it wants to distribute among its shareholders, जो क्या करना चाहता है, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स उसके पास पड़ा हुआ है which is retained earnings, वो बहुत बार क्या करना चाहता है, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। मेरे साथ बोलो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, किसके बीच में, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रॉफिट्स एज डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर में नहीं दे रहा है, द कंपनी इशूज fully paid shares to them free of charge in proportion to their existing shareholding, existing shareholding के हिसाब से देता है वो, जिसके पास 1 शेयर है उसको 3 शेयर मान लो फ्री में मिल जाएगा, जिसके पास 100 शेयर है उसको 300 शेयर फ्री में मिल जाएगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से क्या है, उन लोग को फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगता है, और कंपनी क्या करता है, उन लोगों को डिविडेंड के तौर में नहीं, डिविडेंड तो देगा, वो टाइमली डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो क्या करता है, बोनस शेयर्स फ्री में दे देता है वो अपने शेयर होल्डर्स लोग को, और शेयर होल्डर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से। समझ में आया, ये नहीं कि जिसके पास 1 शेयर है उसको 4 शेयर दे दिया, जिसके पास 100 शेयर है उसको भी 4 शेयर दे दिया, नहीं, जिस हम लोग का बोनस शेयर्स का वो मैंने रेशियो डिक्लेयर कर दिया है 3:1, जिसके पास 1 शेयर है उसको 3 शेयर फ्री में मिलेगा, अब जिसके पास 100 शेयर है उसको कितना मिलेगा, 300 बोनस शेयर्स फ्री में मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से उन लोगों को मिलता है, ठीक है। These shares are called bonus shares, तो इसी शेयर को अपने क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स बोलते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज आल्सो कॉल्ड बोनस इशू, तो ये बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करता है इसको अपने क्या बोलते हैं, बोनस इशू भी बोलते हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन, यूज, वो अपना क्या कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को यूज कर रहा है, इसका अच्छा नाम होता है कैपिटलाइज करना। क्या करना, कैपिटलाइज करना। समझ में आया, आज कंपनी को क्या करना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप उसको यूज करो लेकिन ठीक अमाउंट को यूज करो। अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा पैसा, तो होता है ना, बहुत बार लगता है कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसा हो रखा है, चलो इधर उधर लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कंपनी को क्या करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपने रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में प्रॉफिट हो नहीं हो, कंपनी को कैसा सिचुएशन फेस करने मिले, तो उन लोग को अपना प्रॉफिट्स को ठीक तरीके से यूज करना चाहिए। मेरे साथ वापस से बोलो एक बार, बोनस शेयर्स का 2 और नाम क्या है, बोनस इशू और कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कंपनी के पास क्या होता है, लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है, जो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसके बीच में, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है।
वो क्या करता है, डिविडेंड नहीं देके वो क्या करता है, इन लोग के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से इन लोग को फ्री माने फ्री में शेयर्स बांट देता है। समझ में आया? देखो आज एक रूल है, ये कंपनी को क्या करना है, डिविडेंड भी देना है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को, तो वो डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर नहीं बांट सकते हैं। डिविडेंड तो देगा रेगुलरली, डिविडेंड तो देना ही है, वो तो एक पार्ट है ही, लेकिन वो अपना गुडविल बनाने के लिए एक्स्ट्रा में और क्या करता है, बोनस शेयर। हाँ बोनस शेयर इंसेंटिव हो गया। तो ये मत अगर समझो स्कूल में तुम लोग को क्वेश्चन पूछा कि डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर दे दिया तो क्या ये ठीक है, नहीं, डिविडेंड जब देना है वो तो देना ही पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा में बोनस शेयर दे सकता है, लेकिन डिविडेंड को लाइबिलिटी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। कंपनी के पास पैसा है तो वो उसको यूज कर रहा है अपना नाम बनाने में, ताकि उसका शेयर होल्डर्स खुश रहे, बोल सकता है। लाइबिलिटी तो जब होता है ना, जब उसको पैसा देना पड़ता है या उसके ऊपर कुछ बर्डन होता है, बर्डन नहीं है, पैसा तो उसके पास ऑलरेडी है ही, बस वो दे रहा है, बांट रहा है फ्री में। समझ में आया? तो डिविडेंड देना जरूरी है, लेकिन साथ में क्या है, बोनस शेयर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डिविडेंड को काट के वो बोनस शेयर देगा, ये अलाउड नहीं है। तो तुम लोग को मीनिंग अगर पूछेगा तो ये तुम लोग को बताना पड़ेगा पूरा पैराग्राफ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द बोनस इशू could not be made until the expiry of 12 months from any public or right issue। अब देखो अपने एक चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राइट शेयर्स। क्या पढ़ेंगे, राइट शेयर। जैसे बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर्स का दूसरा नाम क्या है, बोनस इशू, वैसे एक होता है राइट शेयर्स, राइट शेयर्स का दूसरा नाम होता है राइट्स इशू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोनस शेयर्स, बोनस इशू या बोनस शेयर्स कंपनी का जब मन हुआ वो तब नहीं कर दिया, उसका भी रेस्ट्रिक्शन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को उतना बताया नहीं है, लेकिन क्या छोटा सा पार्ट बताया वो हम तुम लोग को बता देते हैं। The bonus issue could not be made until the expiry of 12 months from any public or right issue। अब मान लो कंपनी राइट शेयर्स इशू कर दिया, राइट शेयर्स क्या होता है अपना नेक्स्ट टॉपिक है। मान लो कंपनी राइट शेयर्स इशू कर दिया है, आज इशू किया कंपनी राइट शेयर्स, कंपनी को 2 महीना बाद मन किया कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ा हुआ है, चलो बोनस शेयर्स बांट देते हैं, तो ये नहीं कर सकता। राइट शेयर्स के बाद मिनिमम 12 महीना उसको रुकना पड़ेगा, उसके बाद जाके क्या कर सकता है, वो बोनस शेयर्स बांट सकता है। तो अगर आज कंपनी राइट शेयर्स दे दिया है, उसके 2 महीना बाद 4 महीना बाद वो बोनस शेयर्स नहीं डिक्लेयर कर पाएगा, उसको कितना महीना वेट करना पड़ेगा, 12 महीना के बाद ही क्या कर सकता है, वो बोनस शेयर्स दे सकता है। एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज टू द टाइमिंग ऑफ वन बोनस इशू एंड अनदर। अब वो 12 महीना रुक गया, उसके बाद वो एक बार बोनस शेयर दिया, अब उसको 2 महीना बाद वापस से मन करे कि मेरे पास तो पैसा बहुत है, चलो वापस से बोनस इशू डिक्लेयर कर देते, तो वो दे सकता है। समझ में आया? तो एक बोनस इशू के बाद वो वापस से बोनस शेयर वापस से डिक्लेयर कर सकते हैं। The bonus issue should be made within a period of 6 months from the date of approval of the board of directors। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज डिक्लेयर कर दिया कि हम 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करेंगे, 6 महीना के अंदर में आपको देना पड़ेगा, आपको शेयर्स इशू करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड द कंपनी हैज नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग दैट डिसीजन। अब कंपनी एक बार डिक्लेयर कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बार डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को बोनस शेयर्स हम देंगे आप लोग को, उसके बाद वो क्या कर सकता है, वो रिवर्ट नहीं कर, मैंने वो वापस से अपना ऑल्टर नहीं कर सकता है डिसीजन को कि नहीं हम नहीं देंगे, हम अपना डिसीजन चेंज कर लिए, नहीं, एक बार वो डिक्लेयर कर दिया, अब उसको बोनस शेयर्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स लोगों को देना पड़ेगा। द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, the SEBI has issued guidelines for the capitalization of reserves and issue of bonus shares। अब जो ये सेबी है, ये अपना गाइडलाइंस निकाल रखा है, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी का एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से क्या है उसको बोनस शेयर देना है। कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है, सेबी का जो गाइडलाइंस है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा जब वो बोनस शेयर डिक्लेयर करेगा। तो समझ में आ गया? ठीक है, तो बोनस इशू वो राइट्स इशू के कितना महीना बाद डिक्लेयर कर सकता है, 12 महीना के बाद। और अगर वो एक बार बोनस शेयर दे दिया तो उसके बाद क्या कोई टाइम है, नहीं, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी दे सकता है वापस। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उन लोग के अप्रूवल के बाद कितना महीना के अंदर देना है, 6 महीना के बाद। और क्या कंपनी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, नहीं, सेबी का गाइडलाइंस क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन ही इज यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इशूइंग बोनस शेयर्स टू हिज शेयर होल्डर्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अपना है राइट्स शेयर्स या फिर राइट्स इशू। अब इसके अंदर क्या लिख रहा है देखो, इसमें बोल क्या रहा है, पहले अपने ये वाला लाइन पढ़ लेते हैं। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, देखो,
Section 62 of the Companies Act 2013. Section 62 of the Companies Act 2013 provides that whenever a company proposes to increase its subscribed capital, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है. कंपनी को पैसा चाहिए, उसके बदले वो क्या करता है? शेयर्स इशू करता है. शेयर्स इशू करके वो पैसा उठाता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 62 में कुछ चीज लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ वही हम पढ़ रहे हैं. Section 62 of the Companies Act 2013 provides that whenever a company proposes to increase its subscribed capital through a further issue of shares, it should offer such shares to the existing members of the company. Right shares, existing shareholders के पास हक है कि कंपनी अगर कभी भी फर्दर नया शेयर्स लेके आना चाहता है मार्केट में, उसको सबसे पहले किसको पूछना पड़ेगा? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों को पूछना पड़ेगा. वो पहले पब्लिक के पास, नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं जा सकता कि भाई हम नया शेयर लेके आए हैं, आप लोग लोगे क्या? सबसे पहले उसको किसको पूछना पड़ेगा? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों को पूछना पड़ेगा. अगर उन लोग मना कर दिया, अगर उन लोग, यहाँ पे देखो शेयर्स बोल रहा है, कौन सा इक्विटी है प्रेफरेंस है वो नहीं बोल रहे हैं. नॉर्मल बात हो रहा है यहाँ पे. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर उन लोग नया शेयर्स लेके आ रहे हैं तो उन लोगों को किसको पूछना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों को पूछना पड़ेगा. अगर उन लोग मना कर देगा तब जाके उन लोग बाहर वालों को जाके पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले किसको पूछेगा? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों को पूछेगा. तो ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 62 में. क्या लिखा हुआ है? कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए, अगर अपना कंपनी को क्या करना है? पैसा बढ़ाना है, उसको कैपिटल चाहिए, तो वो कैसे कैपिटल अपना रेज कर सकता है? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू. वो शेयर्स इशू करेगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा. वो जो शेयर्स इशू कर रहा है वो सबसे पहले किसको ऑफर करेगा? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को. यही राइट शेयर्स है. ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है. अब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हम तुम लोग को लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब बताए थे कि अगर 100 रुपए है शेयर का दाम, 70 रुपीज एक शेयर होल्डर दे दिया, अनपेड पोर्शन कितना है? 30 रुपीज. तो शेयर होल्डर का लायबिलिटी कितना है? 30 रुपया. कंपनी उससे 1 रुपया और ज्यादा नहीं मांग सकता है. दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स. A public company limited by shares may at any time increase its subscribed capital by issuing new shares. कंपनी को लग रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए, वो पैसा रेज कर सकता है, लेकिन कैसे रेज करेगा? शेयर्स को इशू करके. But the directors of a company cannot offer the new shares to any person at their discretion. At their discretion, discretion word का मतलब क्या होता है? Will. आज कंपनी को क्या करना है? पैसा चाहिए ना, तो उसके बदले वो शेयर्स इशू कर रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? But the directors of the company, कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, cannot offer the new shares. आज जो कंपनी नया शेयर्स ऑफर कर रहा है, वो कंपनी क्या करेगा? नया शेयर्स किसी को भी ऑफर नहीं कर सकता. उसका जिसका मन किया वो किसी को भी ऑफर कर दिया. ऐसा नहीं होता है. समझ में आया तुम लोग को ये चीज? तो आज कंपनी अगर नया शेयर्स लेके आ रहा है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा. The shares which are so offered to the existing members, ध्यान दो, the shares which are so offered to the existing members are called right shares. And the right of the member के पास ये जो हक है to be so offered, कि उसी को सबसे पहले ऑफर मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ प्रीएम्पशन. राइट ऑफ प्रीएम्पशन मतलब ये शेयर होल्डर का राइट है कि सबसे पहले अगर कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है तो वो किसको आगे पूछेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आगे पूछेगा. तो दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन. क्या बोल रहे हैं? रिडेम्पशन वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट. वो जो तुम तोड़ने का कोशिश कर रहे हो वो तुम, हाँ ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट. समझा? रिडीम करना मतलब क्या होता है? आज तुम कोई कूपन रिडीम करता है मतलब क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है ना, रीपे कर रहा है, मतलब उसकी तुम कूपन दे दे रहा है, उसके बदले कुछ सामान ले रहा है. तो वही चीज है. रिडेम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट करना. तो बोलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द शेयर्स व्हिच आर सो ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स. एग्जिस्टिंग मेंबर्स लोगों को जो शेयर्स ऑफर किया जाता है उसी शेयर्स को अपने क्या बोलते हैं? राइट शेयर्स. और ये जो मेंबर लोगों का जो हक है कि उन्हीं लोगों को सबसे पहले ऑफर किया जाएगा, उस हक को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ प्रीएम्पशन. तुम लोग ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है. राइट ऑफ क्या बोलते हैं इसको? प्रीएम्पशन. वापिस से दोनों लाइन बोलो मेरे साथ. द शेयर्स which are so offered to the existing members are called right shares, and the right of member to be so offered is called right of preemption. In other words, right shares are the shares offered to the existing shareholders at a discount to the market price through a letter of offer. तो कंपनी क्या करता है? उन लोगों को लेटर देता है
कि भाई आप लोग सिंस मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग हैं तो हम आपको क्या है कुछ कम प्राइसेस में पहले शेयर्स आप लोग को दे रहे हैं, अगर आप लोग को लेना है तो वेल एंड फाइन, और नहीं देना है, नहीं लेना है तो वैसे बता दीजिए। तो लेटर के थ्रू क्या करता है, उन लोग को पूछता है कि आप लोग को चाहिए क्या, बिकॉज हम लोग नया शेयर इशू कर रहे हैं। अब दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, द ऑफर ऑफ राइट शेयर शैल बी मेड बाय नोटिस। तो इन लोग क्या करता है, राइट शेयर्स जो इन लोग इशू कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को ये ऑफर देता है, लेकिन कैसे नोटिस, माने कैसे ऑफर कर रहा है ये, थ्रू नोटिस, वाया नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। तो उन लोग को बताना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को कि हम लोग इतना नया शेयर निकाल रहा है तो आप लोग को चाहिए क्या, नोटिस में लिख के देगा उन लोग को ये चीज। द नोटिस शैल गिव, अच्छा ऐसा कुछ है क्या कि आज हम नोटिस दिए, अभी हम नोटिस दिए 4 बजे और रात को ये नोटिस मैंने इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैलिडिटी पीरियड तो कुछ होना चाहिए ना कि आप लोग को इतना दिन का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोच लीजिए तो कितना दिन का टाइम मिलता है। द नोटिस शैल गिव एटलीस्ट 30 days फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो उन लोग को बता दिया जाता है कि आप लोग को 30 दिन दिया जा रहा है, आप लोग ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो 30 दिन के अंदर। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर 30 दिन के अंदर उन लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इट शैल बी डीम्ड टू हैव डिक्लाइंड, मान लिया जाएगा कि उन लोगों को ये शेयर नहीं चाहिए। उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक के पास जा सकती है। डीम्ड मतलब क्या होता है, मान लिया जाएगा कि उन लोगों को ये शेयर नहीं चाहिए। आज हम तुम लोग को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को भेजे नोटिस, बोल दिए कि 30 दिन के अंदर आपको ऑफर देना है, मेरे को 30 दिन के अंदर अगर किसी से जवाब नहीं आ रहा है, हम मान लेंगे तुम लोग रिजेक्ट कर दिया, तुम लोग को नहीं चाहिए। 30 दिन के बाद अगर वो आएगा मेरे पास कि हम तो अपने नानी घर गए हुए थे, हम देखे नहीं, मेरे को शेयर दे दो, तो हम बोलेंगे कि गेट लॉस्ट, नहीं मिलेगा। आप लोगों को टाइम, सफिशिएंट टाइम दिया गया था, इसके अंदर आप लोग नहीं एक्सेप्ट किए, हम मान लिए थे कि आप लोग को नहीं चाहिए, आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। चलो देखो फिर क्या लिखा हुआ है, द शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिनाउंस ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड टू देम इन फेवर ऑफ देयर नॉमिनीज। अब उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग को शेयर खरीदा है, उन लोग को मन नहीं है, उन लोग क्या कर सकता है, अपने नॉमिनीज को भी दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है, सेल कर सकता है। After the expiry of the time specified in the notice or on receiving intimation of the decline of the offer, the board of directors are free to dispose of the shares in such manner as they think is the most beneficial for the company. अब मान लो क्या हुआ कि उन लोग डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, कि उन लोग का मन नहीं है, उन लोग का मन नहीं है, उन लोग रिजेक्ट कर दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, दे आर फ्री टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स। वो लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक के पास जा सकता है और पब्लिक को शेयर दे सकता है, ऑफर कर सकता है। समझ में आया। तो शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट है कि वो लोग रिनाउंस कर सकता है सारा का सारा शेयर्स, किसको, अपने नॉमिनी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नॉमिनी मेरा घर वाला हो, मेरा चाचा चाची नाना नानी, नॉमिनी कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। आज मेरे को ऑफर मिला है कि तुम शेयर खरीद लो, ठीक है ना, बोलो मेरे को 30 दिन का ऑफर दिया है, नोटिस पीरियड दिया है कि 30 दिन के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है, आज मेरे को नहीं चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, वो जो मेरे को ऑफर मिला है वो हम रिनाउंस कर सकते हैं, अपने नॉमिनीज को भी दे सकते हैं, नॉमिनीज क्या है मेरे बदले ले सकता है। समझ में आया। और नॉमिनी क्या घर वाला ही होना चाहिए कि कोई भी हो सकता है, मेरा नॉमिनी कोई भी हो सकता है, बस सिंपल सा बात है। तो तुम लोग को ये रिनाउंसमेंट वाला चीज को याद रखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स रिनाउंस भी कर सकता है नॉमिनीज के फेवर में, ठीक है, सारा का सारा भी रिनाउंस कर सकता है, ये हो सकता है कुछ अपने पास रख लिया और कुछ बोल दिया कि मेरा नॉमिनी खरीदेगा, तो वो चीज क्लियर हुआ ये चीज। अच्छा ये डिस्टिंक्शन जो है राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का, ये अपने बाद में करेंगे, अभी अपने दूसरे टॉपिक में आते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ और भी बहुत सारा चीज दिया हुआ है, ये अपने एंड में देखेंगे, इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे देखते हैं अभी क्या है। तो बोनस शेयर समझ में आया क्या है, पहला बात तो बोनस शेयर क्या था, जो शेयर होल्डर्स लोग को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, किस रेशियो में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के बेसिस में, है ना। ओ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के बेसिस में क्या है, उन लोग को दे दिया जाता है बोनस का, जो बोनस शेयर जो लोग इश्यू कर रहे हैं वो रेशियो में लोग डिक्लेयर करता है। अच्छा अब आ जाओ रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स में देखो मेरे को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हम तुम लोग को समझा दिए पहले रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है। कंपनी ईयर बाय ईयर प्रॉफिट करता है, कुछ प्रॉफिट का पार्ट क्या है वो अपने पास सेव कर लेता है ताकि फ्यूचर में उसको काम आए वो पैसा, तो जो अपने पास रख रहा है उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का एक और नाम है, रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या है, एक और नाम है, क्या है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। क्या नाम है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसको प्लॉ बैक कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, यस। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का एक और नाम बताओ मेरे को क्या है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स।
इसका मतलब क्या है? इट रिफर्स, ध्यान दो, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम इन बिजनेस। तो मेरा ईयर बाय ईयर प्रॉफिट्स हो रहा है, उसका एक पार्ट को रख ले रहे हैं, फिर आगे अगर मेरे को फ्यूचर में पैसा री इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा को क्या कर सकते हैं हम? मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, विच मीन्स री इन्वेस्टमेंट। This source is also called self financing. आज बिजनेस किसी से पैसा तो नहीं ले रहा है, ये उसका खुद का पैसा है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होगा? इट इज अ मेथड ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग, वो खुद ही फाइनेंस कर रहा है। तो तुम लोग को पूछ सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखो ये एक मेथड हो गया सेल्फ फाइनेंसिंग का, एज इट इज एन इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंस। बिकॉज देखो रिटेन अर्निंग्स कोई बिजनेस के बाहर तो है नहीं, ये बिजनेस के अंदर ही है, तो ये इंटरनल मेथड हो गया फाइनेंस का, वो लोग अपना ही पैसा क्या कर रहा है? यूज कर रहे हैं। Retained earnings are a popular source of capital for modernization and expansion of business. तो अगर आपको मॉडर्नाइज करना है, एक्सपैंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास अर्निंग्स है, वैसा प्रॉफिट्स का पार्ट है, तो आप उसको अपने बिजनेस में, बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग्स का एक और नाम क्या हुआ? प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, और दिस सोर्स इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग, और ये क्या है? इंटरनल मेथड है फाइनेंस का। अच्छा ठीक है, एक बार मेरे साथ ये डेफिनेशन बोलो। रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स refers to the process of retaining a part of net profit year after year and reinvesting the same in business। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, the amount of retained earnings in a company depends on several factors। तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये retained earnings, कंपनी का retained earnings क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अपने पढ़ते हैं। Generally, more the net profits of the company, more are the net profits of the company, greater is the capacity to plow back profits। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाता रहेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट्स का पार्ट को रिटेन करता रहेगा। Secondly, dividend policy of the company determines the extent to which profits can be retained for reinvestment in business। आज अगर बिजनेस क्या कर रहा है, एक उसका स्ट्रिक्ट डिविडेंड का पॉलिसी है कि मेरे को डिविडेंड तो देना ही है, तो अगर वो प्रॉफिट्स में से अपना डिविडेंड देता रहेगा, कि उसका एक नियम है कि उसको डिविडेंड तो देना ही, अपना शेयर होल्डर्स को निराशा नहीं करना है, तो क्या उतना प्रॉफिट सेव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है देखो, अ कंपनी विच फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ पेइंग लिबरल एंड रेगुलर डिविडेंड। अगर एक कंपनी का ये पॉलिसी है कि उसको रेगुलरली डिविडेंड तो बांटना ही है हर साल, may not be able to retain as much profits as the company following a conservative dividend policy। तो वो क्या कर पाएगा? वो उतना प्रॉफिट्स का पार्ट को रिटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो कौन सा पॉलिसी को अपना रहा है? कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी को अपना रहा है, कि उसको डिविडेंड तो देना है। अब वो डिविडेंड भी देगा, प्रॉफिट्स का पार्ट को रिटेन भी करेगा, सारा चीज तो पॉसिबल नहीं है। वो कुछ प्रॉफिट्स का पार्ट को रिटेन करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा अगर वो रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं। समझ में आ रहा है साहस? Thirdly, the age of the company affects the price of self financing। सेल्फ फाइनेंसिंग क्या हो गया? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कंपनी का एज भी मैटर करता है। देखो क्या बोल रहे हैं, न्यू कंपनीज जनरली डू नॉट रिटेन मच प्रॉफिट्स ड्यू टू द डिजायर टू सैटिस्फाई द शेयर होल्डर। आज जो नया नया कंपनी है, वो लोग ज्यादा प्रॉफिट्स को रिटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उन लोग का मेन मोटिव क्या है अभी, कि शेयर होल्डर को खुश रखना है, तो मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं तो पहले में हम डूब जाएंगे। On the other hand, an old company may distribute only a small part of the profits among shareholders। तो जो established company है, वो उसका तो नाम ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो क्या है, अपना प्रॉफिट्स का कुछ एक पार्ट शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देगा, एंड में रिटेन द मेजर पार्ट फॉर प्लॉइंग बैक। और मेजर पार्ट को क्या है? रीइन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पास रिटेन करने का। Lastly, the future plans of the company regarding modernization and expansion also have an influence on retained earnings। तो ऑब्वियसली अगर एक कंपनी ये चाह रहा है कि मेरे को फ्यूचर में थोड़ा अपना बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स तो देखो अभी से सोचना पड़ेगा कि उसके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी वो अपना फ्यूचर में अपना गोल्स को पूरा कर पाएगा। तो वो वाला चीज भी क्या करता है? रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करता है। आज अगर वो ये सोच के काम कर रहा है कि मेरे को एक्सपैंड करना है, तो ऑब्वियसली उसका रिटेन्ड अर्निंग्स होना चाहिए, तो उसको क्या करना है? अपना प्रॉफिट्स का कुछ एक पार्ट को रखना पड़ेगा, ताकि वो फ्यूचर में एक्सपैंड कर सके। तो ये सारा कुछ फैक्टर्स था रिटेन अर्निंग्स का। समझ में आया? मेरिट्स में आ जाओ। बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी टाइम लगेगा, अभी 3-4 क्लास आराम से लगेगा।
बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इधर आओ, देखो तो मेरिट्स देखो, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंस। ये तो नॉर्मल है। आज ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास रिटेन अर्निंग्स है तो मेरे को किसी को इंटरेस्ट देना पड़े, जैसे बैंक से अगर लोन लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ये तो खुद ही का पैसा है, इसमें तो कोई बर्डन ही नहीं है। ये इकोनॉमिकल मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है फाइनेंस का। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है और कुछ भी नेगोशिएशन वगैरह अपने को नहीं करना पड़ेगा। नो रिटर्न इज टू बी पेड ऑन रिटेन अर्निंग्स एंड नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड। तो रिटेन अर्निंग्स तो नॉर्मल सा चीज है, ये मेरा पैसा है, मेरे पर कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी किसी चीज का रिटर्न वगैरह मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मेरा पैसा है, हम जैसे भी इसको यूज करें। तो ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल मेथड है फाइनेंस का। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन्स फुल्ली फ्लेक्सिबल। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेरा नॉर्मल रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, हम ये पैसा को कोई भी तरीके से यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। कोई बाहर में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, या मेरा कंपनी में अगर मेरे को कोई चीज के लिए सर्टेन अमाउंट चीज के लिए मेरे को पैसा चाहिए, तो ये पैसा हम कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट। क्या रिटेन अर्निंग्स के कारण मेरे एसेट्स में कोई भी चार्ज क्रिएट हो रहा है? नहीं, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। एंड नो रेस्ट्रिक्शंस आर पुट ऑन द फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट टू रेज फर्दर फाइनेंस बाय फ्लोटिंग न्यू सिक्योरिटीज इन द मार्केट। आज अगर हम नया सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करते हैं, जैसे डिबेंचर्स अगर हम इशू करेंगे, तो डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करता है ना, तो कंपनी का फिक्स एसेट्स में चार्ज क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? कंपनी का एसेट्स में चार्ज क्रिएट होता है, उसको अपने एसेट्स को प्लेज मॉर्गेज करना पड़ता है। लेकिन रिटेन अर्निंग्स के कारण क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? क्या उसको अपने एसेट्स को चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, रिटेन अर्निंग्स के कारण उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड उसका मैनेजमेंट जो है वो फ्री है, वो अपना डिसीजंस कैसे भी ले सकता है। Plowing back of profits adds to the financial strength and credit worthiness of a company. देखो, आज कोई कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स है तो ये कंपनी के लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना। लोगों को भी लगेगा कि यार इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है, रिटेन अर्निंग्स बहुत है, उसका क्रेडिट वर्थिनेस क्या होता है? इंप्रूव होता है, मार्केट में इज्जत बनता है। A company with large reserves, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, undistributed profits, a company with large reserves can face unforeseen contingency. अगर फ्यूचर में कोई भी रिस्क आ रहा है, उसको कोई भी थ्रेट अगर दिख रहा है, तो वो उसको क्या है, आराम से फेस कर सकता है। रिटेन अर्निंग्स इंक्रीजेस द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू क्या होता है, कंपनी का बोरोइंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होता है। आज अगर वो ले भी रहा है, अगर समझो मान लो लोन ले भी रहा है, तो उसके पास तो सफिशिएंट पैसा है, वो ईयर बाई ईयर प्रॉफिट्स कमा रहा है, उसका पार्ट को रिटेन कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इजीली वो चुका सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसको उसका इसीलिए क्रेडिट वर्थिनेस इंक्रीज हो जाता है, वो बोरो कर सकता है आराम से, कोई उसको मना नहीं करेगा। Retained earnings can be used to redeem debts. What do you mean by debts? उधार, as in debentures, है ना? Debenture is a borrowed security. So retained earnings can be used to redeem debts and to replace obsolete assets. जो assets obsolete हो चुका है, outdated हो चुका है, कंपनी को क्या चाहिए, नया प्लांट एंड इक्विपमेंट चाहिए, तो वो क्या है, उसके पास सफिशिएंट पैसा है, वो पैसा को लगाएगा और उसके पास नया प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। A company with large reserves can take advantage of business opportunities. तो नया नया अपॉर्चुनिटी अगर आ रहा है, तो सिंस उसके पास पैसा है, वो उस अपॉर्चुनिटी को फ्रीक्वेंटली आराम से यूज कर सकता है। ये सारे मेरिट समझ में आया? हाँ, अभी और है, क्या लिखा हुआ है देखो, रिजर्व्स क्रिएटेड बाय प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो रिटेन अर्निंग्स के कारण जो रिजर्व फंड्स क्रिएट हो रहा है, कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। आज मान लो देखो, हम क्या है 15% के रेट से डिविडेंड दिए जा रहे हैं। किसी साल अगर मेरे को लॉस हुआ है, उस साल तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, मान लो उस साल डिसाइड किया कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन क्या है नेक्स्ट ईयर मेरे को अगर मन है वापस से अगर डिविडेंड देने का, क्योंकि हम देखे थे कि लास्ट ईयर हम डिविडेंड नहीं दिया है, तो हम नेक्स्ट ईयर वापस क्या करेंगे, सिंस मेरे पास रिटेन अर्निंग्स पड़ा हुआ है, तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, वापस से 15% डिविडेंड दे सकते हैं ना। क्यों दे सकते हैं ये? क्योंकि मेरे पास क्या है, रिटेन अर्निंग्स है। तो अगर किसी साल मेरे को लॉस हो भी रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस रिटेन अर्निंग्स को यूज कर सकते हैं और फिक्स रेट से उन लोगों को डिविडेंड दे सकते हैं। रिटेन अर्निंग्स का ये फायदा है। हाँ, ये वो हो गया, वही है ही कि कंपनी का जो सेविंग्स है उसका क्या मेरिट, उसको क्या क्या फायदा मिलेगा उसका अपना सेविंग्स के थ्रू। समझ में आया? तो अगर किसी साल मेरे को लॉस भी हो रहा है, अगर लॉस भी हो गया,
और पिछले साल हम 15% डिविडेंड दिए थे, तो इस साल भी क्या है 15% डिविडेंड दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, रिटेन अर्निंग्स पड़ा हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है देखो, रिजर्व्स क्रिएटेड बाय प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड। तो हम स्टेबलाइज्ड मैनर में डिविडेंड का रेट दे पाएंगे। रेगुलर डिविडेंड हेल्प्स टू इंप्रूव रिलेशन विद शेयर होल्डर्स। तो अगर हम रेगुलर मैनर में डिविडेंड देते रहेंगे स्टेबलाइज मैनर में, जिससे क्या है शेयर होल्डर्स के संग मेरा रिलेशन इंप्रूव मैनर में रहेगा। यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स डज नॉट डिस्टर्ब द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो रिटेन अर्निंग्स के कारण वोटिंग कंट्रोल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बिकॉज ये तो मेरा खुद का पैसा है। द कंपनी कैन अंडरटेक इट्स प्लान फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो। तो अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो वो क्या वो पैसा यूज कर सकता है क्या? हाँ, आराम से यूज कर सकता है, वो अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये सारा मेरिट्स था। तो पता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल जनरल मेरिट्स था ये। अब इससे क्या एडवांटेजेस होगा शेयर होल्डर्स को, देखो एडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैविंग लार्ज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसा कंपनी जिसके पास क्या है, बहुत सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, फंड्स है उसके पास, उसके शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? दे गेट द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उन लोगों का पैसा क्या है, डूबेगा नहीं, उन लोगों का पैसा सही सलामत है कंपनी के पास, वो उन लोगों को डिविडेंड भी देता रहेगा टाइमली, रेगुलरली, स्टेबल रेट में। तो शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैविंग लार्ज रिजर्व्स एंड सरप्लस गेट द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। Shareholders will receive regular dividends as deficiency of 1 year will be made good out of the undistributed profits of the previous years. वाह 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 पारस। तो देखो अभी हम एक बार रीड करो तो वापस से ये वाला पॉइंट देखो, अभी हम जो तुम लोग को बताए थे, shareholders will receive regular dividends as deficiency of 1 year will be made good out of the undistributed profits of the previous year। तो अगर इस साल अगर मेरा लॉस है, डेफिशिएंसी, मेरा उतना कमाई नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास सिंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़ा है प्रीवियस ईयर का, तो हम इस साल भी क्या है स्टेबल रेट से इन लोगों को डिविडेंड दे सकते हैं, इन लोगों को रेगुलर मैनर में डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़ा है प्रीवियस ईयर का। अब plowing back of profits will add to the profitability and increasing capacity of the company। अब अगर मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स पड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को यूज कर, मेरे बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, मेरे पास मेरा क्या है सेल ज्यादा होगा तो मेरा अर्निंग कैपेसिटी और इंक्रीज होगा, है ना। अगर मेरे पास पैसा पड़ा है तो तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना कैसे भी, ताकि मेरा अर्निंग्स बढ़े। तो अर्निंग्स बढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं, ताकि मेरे को प्रॉफिट हो, और मेरे को प्रॉफिट होगा तो किसको प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट उसको होगा मेरे प्रोस्पेरिटी से। तो शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। तो ये सारे एडवांटेजेस थे जो शेयर होल्डर्स को मिल रहे थे रिटेन अर्निंग्स के थ्रू। चलो ठीक है, अब एडवांटेजेस टू द सोसाइटी क्या बोल रहे हैं देखो, सरप्लस मेक्स द इकोनॉमी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखो वही डिविडेंड का बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी के पास सरप्लस है, रिजर्व है, तो वो क्या कर पाएगा, अपने शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड दे पाएगा, है ना। तो वही उसका इकोनॉमी स्टेबल रहेगा। ये नहीं होगा कि 2% आज दे रहा है डिविडेंड, कल 10% दे रहा है, फिर 15% दे रहा नहीं। अगर उसके पास रिटेन अर्निंग्स है तो वो स्टेबल मैनर में क्या करेगा, अपना इकोनॉमी को, अपना शेयर होल्डर्स को खुश रख पाएगा। तो ये एडवांटेज उनको मिलेगा। द रेट ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर इज रिड्यूस्ड due to the greater capacity of the employees enterprises to absorb depression and other crisis। तो देखो आज जैसे लॉकडाउन का बात है, ये क्राइसिस आ गया था, तो जिसके पास पैसा वैसा नहीं था उसको बंद करना पड़ा, लेकिन जिसके पास पैसा था वो कंपनी क्या है, फेल नहीं हुआ। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, और फेल मतलब वो कंपनी फेल नहीं हुआ, वो अपना क्या किया, क्राइसिस को इजिली मीट कर लिया, क्योंकि उसके पास क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स था। तो कॉर्पोरेट फेलियर उस केस में क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो उस सिचुएशन को मीट कर लेगा। दूसरा, कंपनीज कैन अडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन स्कीम्स। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजेशन स्कीम्स? अगर आज उसको अपना सेल्स को इंप्रूव करना है, डिमांड क्रिएट करना है, उसके लिए अगर उसको एम्प्लॉइज चाहिए,
तो अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयज रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। लेकिन आज अगर उसके पास एम्प्लॉय पैसा है तो एम्प्लॉयज भी रख पाएगा। एम्प्लॉयज को रखना मतलब सैलरी देना। तो अगर उसके पास पैसा है तो वो उस चीज को यूज कर सकता है ना, इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है। तो वही चीज है, मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या चाहिए उसको, अगर एक्सपैंड करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो एम्प्लॉयज लोग तो चाहिए ही होगा, और एम्प्लॉयज चाहिए अगर तो उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज कहाँ से रखेंगे? इसीलिए तो हर चीज के लिए इन लोगों के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। These add to the industrial productivity and flexibility। नॉर्मल बात है कि अगर वो ज्यादा अगर एम्प्लॉय को ले रहा है तो वो और प्रोडक्टिव हो पाएगा, वो और अच्छे से काम कर पाएगा, वो और प्रोडक्शन कर पाएगा, वो सामान अपना जगह जगह बेच पाएगा। फिर बिजनेस एंटरप्राइज कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। तो पता नहीं, ये तो कुछ अलग ही बात कर दिया, ये रिटेन अर्निंग से कैसे रिलेट कर रहा है समझ में नहीं आया। नहीं, तुम लोग के बुक में लिखा हुआ है तो लिखना तो पड़ेगा ही। बोल रहे कि बिजनेस एंटरप्राइज क्या करेगा, इसको बेटर क्वालिटी गुड्स बनाना चाहिए कम से कम दाम में। अरे ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स का इससे क्या फायदा है? वो तो रिटेन, हाँ, नहीं रिटेन अर्निंग्स नहीं भी हो तो भी उसके पास जितना भी पैसा है उसको तो कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी का गुड्स बनाना है ना भाई। तो ये रिटेन अर्निंग से कुछ रिलेट नहीं कर रहा है। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। सोसाइटी एट लार्ज वुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ द इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ऑब्वियसली वो बेटर क्वालिटी गुड्स अगर बनाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव होगा ही लोगों का। तो ये जनरल सा चीज है, पता नहीं क्यों उसमें डाला, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये ना थर्ड वाला लाइन ऐसा कुछ मतलब अजीब सा ही लगा मेरे को। ये दो लाइन फिर भी ठीक है, थर्ड लाइन अजीब सा है, मतलब रैंडम चीज है ये, रिटेन अर्निंग से कुछ रिलेट नहीं कर रहा है। या फिर अपने ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि सिंस, सुनो मेरा बात, या तो सिंस अपने ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अजम्पशन ले सकते हैं कि अब मेरे पास रिटेन अर्निंग्स है बहुत ज्यादा, तो इसको मैंने ऐसे नहीं करना है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है वेस्ट कर दिए, मेरे को कम से कम दाम में ही क्या करना है, अच्छा से अच्छा क्वालिटी का गुड्स बनाना है। समझ में आया? तो ये वो चीज बोल रहा है मे बी। चलो आओ, डीमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक्स। अब डीमेरिट्स बोलो, डिसएडवांटेज बोलो, ड्रॉबैक्स बोलो, सब एक ही है। देख लो क्या है। The management of a company may not always use the retained earnings in the best interests of the shareholders। अब मान लो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, रिटेन अर्निंग्स का उतना फायदा नहीं कर पा रहे हैं। शेयर होल्डर्स के लिए जैसे फायदा हो सके वो उसके लिए यूज नहीं कर रहा है, शेयर होल्डर्स के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है वो। इट में इन्वेस्ट देम इन अनप्रॉफिटेबल फील्ड्स और में स्पेंड देम वेस्टफुली। वो आधू बाधू जगह क्या लगा दिया। समझ में आया? देखो, टू मच डिपेंडेंस ऑन रिटेन अर्निंग, ध्यान दो, टू मच डिपेंडेंस ऑन रिटेन अर्निंग्स में टेम्प्ट द मैनेजमेंट टू इशू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। मान लो कंपनी को लग रहा है मेरे को इज्जत बढ़ाना है, इज्जत बढ़ाना है, अब वो रिटेन अर्निंग्स के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया कि वो बोनस शेयर्स इशू किया जा रहा है, कि कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा दिख रहा है ना। आज अपने को भी बहुत ज्यादा पैसा दिखता है तो अपने को मन करता है ना इधर चले जाए उधर चले जाए। तो ऐसे कंपनी के साथ भी हो सकती है, कंपनी को टेम्प्ट करता है कि भाई चलो अपने बोनस शेयर्स दे देते हैं, जबकि जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। frequent capitalization of profits, what do you mean by capitalization? तुम लोग को बोले थे use, frequent use of profits may result in over capitalization, over use। तो आपको ज्यादा भी प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है तो ये नहीं कि बेकार का यूज कर लो, आप उसको संभाल के रखो फ्यूचर के लिए। ये नहीं कि यूज पे यूज करते रहे अपना नाम बनाने के लिए। इतना ज्यादा नाम बना लिया अभी कि पता चले 2 साल बाद तो कंपनी गया, तो इतना भी नाम नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज ये अपने को पता है ना, जो एक बार में ऊपर चढ़ जाता है वो बहुत जल्दी उतना ही जल्दी नीचे गिरता है, जो धीरे धीरे चलता है, हाँ जो धीरे धीरे चढ़ता है वो आराम से क्या है ऊपर जा पाता है। एक बार में चढ़ने वाला आदमी एक ही बार में नीचे गिरता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है फिर, heavy reinvestment of earnings year after year may cause dissatisfaction among shareholders as they get low investment। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लो डिविडेंड्स। अब मान लो ईयर बाय ईयर उसका प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हैवी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, एकदम ताजमहल बना दिया ऐसे लग रहा है, और क्या कर रहा है शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड नहीं दे रहा है। तो ये तो मौकाबंदी वाला बात हो गया कि शेयर होल्डर लोग को तो बेवकूफ बना रहा है और अपना खुद यहाँ पे ताज बना के बैठ गया। हाँ वही, दूसरे का तो पेट में छुरी घोप दिया और अपना यहाँ पे घर महल बना दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। Flowing back of profits may lead to unbalanced industrial growth because profits which might have invested outside in other industries are reinvested in the same industry। आज मेरे इंडस्ट्री में यहाँ पे जरूरत नहीं था,
वो दूसरा इंडस्ट्री में भी पैसा लगा सकता था, उसको भी ग्रो कर सकता था, लेकिन वो क्या किया जा रहा है, मेरे ही इंडस्ट्री में पैसा लगाया जा रहा है जबकि जरूरत नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि एक ही जगह पैसा लगाया जा रहा है, दूसरी जगह लगा ही नहीं रहे पैसा। समझ में आया? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि एक सिटी है, वहां पे 56 इंडस्ट्री है, वहीं जाके हम भी बैठ रहे हैं कि मेरे को वहां पे अपना इंडस्ट्री खोलना है। अरे जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, बैकवर्ड एरियाज में आके खोलो ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अनबैलेंस मैनर में काम कर रहे हैं लोग। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज अनस्टेबल, सो इट इज एन अनस्टेबल सोर्स एज प्रॉफिट मे नॉट रिमेन द सेम इन फ्यूचर ईयर्स। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जरूरी नहीं है जितना प्रॉफिट्स आपको अभी मिल रहा है, जिस रेट से अर्निंग्स आपका हो रहा है, फ्यूचर में वैसे ही रेट से अर्निंग्स हो, तो आपको संभाल के रखना चाहिए। तो ये एक अनस्टेबल सोर्स है, अभी है फ्यूचर में नहीं है, पता नहीं। हाँ एग्जैक्टली, आज हो रहा है कल भी होगा, जिंदगी भर होता रहेगा, ये कोई गारंटी अपने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये एक अनस्टेबल सोर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ अपने को? अच्छा, तो मेरे को बताओ, अपने रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। सबसे पहले आज अपने क्या पढ़े थे? नहीं, ईस्टॉप का कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये किसको दिया जाता है? एम्प्लॉइज लोग को, कि उन लोग क्या कर सकता है, शेयर्स को खरीद सकता है एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस दैट इज बिलो द मार्केट प्राइस। ठीक है, उन्हीं एम्प्लॉइज लोग को ये राइट मिलेगा जो क्या कर रहा है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और इन लोग पैसा इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकता है या फिर उन लोग की सैलरी से भी डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? बेसिकली एफिशिएंट एम्प्लॉइज लोग को रिटेन करने के लिए दिया जाता है, और ताकि उनका मॉरल क्या है, बूस्ट अप हो सके। ठीक है, और ये जनरली कौन सा कंपनीज करता है? प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज करता है। अच्छा ठीक है, फिर बोनस शेयर्स का दूसरा नाम क्या था? बोनस इशू, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के पास क्या है? लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। किसमें? फ्री ऑफ चार्ज में, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। तो राइट्स इशू के कितना महीना बाद इशू करेगा? 12 महीना के बाद। और एक बार अगर इशू कर दिया तो क्या कोई और ऑप्शन है? वो आराम से इशू कर सकता है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करती है, उसके 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को देना पड़ेगा बोनस शेयर्स। और क्या इन लोगों के पास ऑप्शन है चेंज करने का? दे हैव नो ऑप्शन। ठीक है, अब अपने क्या पढ़े थे? राइट शेयर्स कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। क्या है कि अगर कभी भी कंपनी नया शेयर इश्यू कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को ऑफर देना पड़ेगा। ये जो शेयर्स ऑफर किया जा रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों, मेंबर्स लोगों, उनको क्या बोलते हैं? राइट शेयर्स। और मेंबर्स लोग के पास ये जो राइट है कि उन लोगों को ऑफर किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ठीक है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को एट अ डिस्काउंट दिया, हल्का डिस्काउंट में ही मिलेगा। और इन लोगों को कैसे दिया जाता है? ये बाय नोटिस। अच्छा, 30 डेज के अंदर इन लोगों को क्या करना है? उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं मिला अपने को तो इट विल बी डीम्ड कि वो डिक्लाइन कर चुका है। शेयर होल्डर्स लोगों को क्या चीज का राइट मिलता है? दैट दे कैन रिनाउंस ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड टू देम इन फेवर ऑफ देयर नॉमिनीज। अच्छा, अगर 30 दिन के अंदर मेरे पास कुछ नहीं आया उन लोग की तरफ से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? पब्लिक के पास जा सकते हैं, दे आर फ्री कि वो लोग पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई आपको हम लोग की कंपनी का शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, जो हम लोग लेके। ये तो नॉर्मल मार्केट प्राइस में देते हैं। फिर हम लोग ये वाला पेंडिंग छोड़े, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम क्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स का एक पार्ट को क्या करता है? वो रिटेन कर लेता है और फ्यूचर में यूज करता है उसको। ठीक है फाइन, अपनी रिटेन अर्निंग्स खत्म की आज। नेक्स्ट डे अपने डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। चलो क्लास एंड करते हैं हम।